नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस पर खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें लेकर हाजिर हूं मैं मनुराज सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केंद्र के अध्यादेशों के खिलाफ 9 अगस्त को देशव्यापी आंदोलन का ऐलान। AIKSCC की अगुवाई में कॉर्पोरेट्स भगाओ किसान बचाओ नारे के साथ होगा प्रदर्शन। कृषि अध्यादेशों को वापस लेने की मांग। छत्तीसगढ़ के गौठानों में उगाई जाएंगी हरे चारे की 2 प्रजातियां। सरकार ने बरबट्टी वन और मक्का चारा वन को दी मंजूरी। इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने विकसित की है दोनों प्रजातियां। राजस्थान के सभी शहरी क्षेत्रों में 20 अगस्त से शुरू की जाएंगी इंदिरा रसोई। गरीबों को 8 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन। सालाना 100 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान। देश में धूमधाम के साथ मनाया गया राखी का त्योहार। मुरादाबाद और कानपुर में छात्राओं ने पेड़ों को बांधी राखियां। रक्षाबंधन पर दिया पर्यावरण को बचाने का संदेश। केंद्र के कृषि अध्यादेशों को वापस लेने की मांग जोर पकड़ रही है। पंजाब और हरियाणा में किसान संगठन जहां लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय यानी कि समिति जो है AIKSCC ने 9 अगस्त को देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। इसके लिए कॉर्पोरेट्स भगाओ किसान बचाओ नारा दिया गया है। AIKSCC ने इस आंदोलन के लिए 9 अगस्त की तारीख इसलिए चुनी है क्योंकि इसी दिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। AIKSCC से जुड़े 250 से ज्यादा संगठन न केवल जून में लाए गए कृषि अध्यादेशों को वापस लेने बल्कि किसानों का कर्ज माफ करने की मांग करेंगे। किसान अपने ट्रैक्टरों और घरों की छतों साथ ही खेतों में खड़े होकर प्रदर्शन करेंगे। जिला अधिकारी और उप जिला अधिकारी को मांग पत्र सौंपेंगे। किसान मंडी एक्ट को मंडी परिसर तक सीमित करने, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत स्टॉक लिमिट हटाने और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मॉडल एक्ट से जुड़े केंद्र अध्यादेशों के खिलाफ है। उनका कहना है कि अध्यादेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद बंद करने और खेती को कॉर्पोरेट्स के हवाले करने की दिशा में उठाया गया कदम है। 9 अगस्त को पूरा देश लड़ेगा और मैं कहना चाहूंगा लोगों को, मैं कहना चाहूंगा हमारे किसान भाइयों के अलावा देशवासियों को, अगर इस किसान ने आपके खराब दिनों के अंदर, लॉकडाउन के अंदर आपको खिलाने का काम किया है, सेवा का काम किया है, तो हम चाहेंगे 9 अगस्त में जब हम अपनी पीड़ा लेके प्रधानमंत्री के पास जा रहे हैं और पूरा देश इकट्ठा हो रहा है, हम चाहेंगे आप खेती करें या नहीं करें, कुछ भी करें, हमारे साथ आप भी बाहर खड़े इस मुहिम के अंदर। रविवार को भारतीय किसान यूनियन ने जींद में कृषि अध्यादेशों के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। किसानों ने घंटियां बजाकर नेताओं को जगाने का सांकेतिक कोशिश की। किसान घंटियां बजाते हुए स्थानीय सांसद विजेंद्र सिंह के घर पहुंचे और उन्हें अपना मांग पत्र सौंपा। BKU की राष्ट्रीय संयोजक रामफल कंडेला ने बताया कि केंद्र के अध्यादेशों से समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा और मंडियां भी नहीं बचेंगी। मंडी के बाहर फसलों की जो खरीद होगी उसके भुगतान में धोखाधड़ी हो सकती है। उन्होंने केंद्र सरकार से फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी देने और समय पर उसका भुगतान कराने की मांग की है। किसानों ने अपनी मांगे ना पूरी होने पर 4 सितंबर को रोहतक की पंचायत में कड़ा फैसला करने की चेतावनी भी दी। सरकार आज से 2 महीने पहले 3 अध्यादेश जो है लाई और इन तीनों अध्यादेशों को राष्ट्रपति से मंजूरी कराने के बाद अब सरकार जो है उस विधेयक को अगले सेशन में पास कराने की कोशिश में है। तो उसका हमने देखा, उसका अधिवेशन के नाम आपका अध्यादेश का विवरण देखने के बाद में हमने देखा वो जो है किसान हितैषी ना होकर के किसान विरोधी सौदा है। आज जींद में और कुरुक्षेत्र में आज ज्ञापन दिए गए हैं। ऐसे ही पूरे अगस्त महीने में ज्ञापन दे करके और सांसदों को चेताया जाएगा। अगर अध्यादेश वापस नहीं लिए, कानून के ऊपर सरकार अड़ी रही, तो भारतीय किसान यूनियन कड़ा फैसला लेगी। इसको लेकर के 4 सितंबर को पूरे हरियाणा की प्रदेश स्तरीय पंचायत रोहतक में रखी गई है, जिसमें कड़ा निर्णय लेने पर भारतीय किसान यूनियन किसान मजबूर होंगे। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने साल 2018 में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल लॉन्च किया था। फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए सरकार ने इस पर किसानों को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बनाया है। यानी जो किसान इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं वो सरकारी खरीद केंद्रों पर अपनी फसलें नहीं बेच पाएंगे। लेकिन अब सूचना अधिकार कानून यानी कि RTI से सामने आया है कि सरकार ने इस पोर्टल को बगैर किसी कानूनी आधार के बनवाया गया।
इसके अलावा इस पोर्टल के संचालन में हरियाणा राज्य मंडी बोर्ड की भूमिका को भी सीमित रखा गया है। आरटीआई लगाने वाले किसान नेता राकेश कुमार बैंस का कहना है कि सरकार इस पोर्टल के जरिए किसानों को उनकी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से वंचित कर रही है। हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड से आरटीआई मांगी गई तो इसमें अहम खुलासे हुए, जिसमें यह स्पष्ट हो चुका है कि यह इसका मकसद पोर्टल का किसानों को एमएसपी से वंचित रखना है। मेरा सवाल था कि इसे किस कानून और किस धारा के तहत इसको बनाया गया, तो बोर्ड की तरफ से जवाब आया कि इसमें कोई कानूनी धारा का इस्तेमाल ही नहीं किया गया, यानी कि यह पोर्टल टोटली गैर कानूनी है। और कानूनी आधार पर जो विवाद है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट JS तूर जी। तूर जी, ये बताएं कि कैसे किसी पोर्टल के लिए किसी कानूनी आधार का होना कितना जरूरी है, जबकि उसे तो किसानों को महज सूचना देने के लिए बनाया गया है। हेलो जी तूर जी, ऑडियो मिल रहा है आपको? हाँ, मिल रहा है जी। मेरा सवाल आपसे है कि आप ये बताइए कि कैसे किसी पोर्टल के लिए किसी कानूनी आधार का होना कितना जरूरी है, जबकि उसे तो किसानों को महज सूचना देने के लिए बनाया गया है। इसका जवाब कुछ इस तरह हो सकता है जी कि जब हिंदुस्तान में अनाज की कमी थी और एक दिन हफ्ते में एक दिन रोटी ना खाने को कहा गया था, तो उस वक्त किसानों ने एक हरा इनकलाब लाकर हिंदुस्तान में जो अनाज की समस्या थी वो हल कर दी थी, बल्कि सरप्लस पैदा कर दिया था। फिर किसानों को थोड़ा सा इंसेंटिव देने के लिए एक एक्ट पास किया गया था, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट। उसमें प्रावधान किया गया था कि जो FCI है वो जो किसान अनाज पैदा करते हैं उसको खरीदेगी और उसकी मार्केटिंग करेगी। उसमें ये नहीं था कि किस रेट पर खरीदेगी, लेकिन उसको ये ड्यूटी दी गई थी कि FCI खरीद करेगी और उसको उसकी मार्केटिंग करेगी। तो रेट के बारे में बाद में जो कमीशन बने, 2 कमीशन बने, पहले ACP बना, एग्रीकल्चर प्राइसिंग कमीशन APC, और उसके बाद 1985 में बना एक कमीशन जी, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कमीशन। तो उस कमीशन में ये रखा गया था कि किसानों को कम से कम जो मूल्य है वो मिलना चाहिए, जो उनकी कीमत है उसके आधार पर, उसकी जो लागत है उसके आधार पर जी। इस तरीके से ये कानूनी अवस्था बन जाती है कि किसानों को उनका जो कीमत है फसल की वो उसकी लागत से ज्यादा मिलनी चाहिए, इसलिए ये MSP फिक्स की गई थी। अब ये जो हरियाणा गवर्नमेंट ने पोर्टल वाली स्कीम बनाई जी, उसमें क्या किया, उसका क्या प्रावधान है, उसमें ये रखा गया कि किसान ने इस पोर्टल के जरिए 5 चीजों का जी अब 5 चीजों के बारे में बताना है जी। एक तो उसकी अपना पर्सनल बायोडाटा, दूसरा उसकी कितनी जमीन है, तीसरा उसने क्या फसल बोई है, उसका बैंक अकाउंट सा है और मोड ऑफ पेमेंट क्या है, ये इस पोर्टल में उसने देना है। और उसके बदले में पोर्टल में किसान को क्या देना है गवर्नमेंट ने कि बीज कौन सा अच्छा है, एग्रीकल्चर लोन्स कौन सा अवेलेबल है। JS तूर जी, लेकिन चूंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य भी सलाहकारी है, यानी इसके लिए कोई कानूनी पाबंदी नहीं है, तब इसके लिए किसी पोर्टल के लिए कानूनी आधार की बात कितनी सही है? ये कानूनी जी, कानूनी आधार जो है ना, ये नहीं कह सकते कि इसके पीछे कोई कानून है। कानून तो सिर्फ जो FCI एक्ट है वो ही है कि सरकार ने परचेज करनी है, जो किसान की पैदा की फसल की हुई है, किसान ने परचेज करनी है, वो कानूनी आधार है। लेकिन जो सरकार कह रही है कि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है, ये तो हमारी मर्जी है, हम बनाए या ना बनाए या रखें या बंद कर। बहुत बहुत शुक्रिया JS तूर जी हमसे जुड़ने के लिए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील हमारे साथ जुड़ रहे थे, जो इस मुद्दे पर अपनी राय रख रहे थे। बिहार के कोसी और सीमांचल इलाके में बड़े स्तर पर अमरूद की खेती होती है, लेकिन इस बार अमरूद के फलों में लगी बीमारी ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में कटिहार के राजवाड़ा इलाके को अमरूद हब कहा जाता है। यहाँ 50 एकड़ से ज्यादा जमीन पर अमरूद के बागान हैं, लेकिन इस बार अमरूद में लगी बीमारी ने इलाके की पूरी फसल को तबाह कर दिया है।
यहाँ पर लगभग 60 एकड़ के आसपास में अमरूद का खेती है सर। सब जगह यही परेशानी? सब जगह यही परेशानी है। तो विभाग पास गए हैं सरकार कोई? नहीं सर, कोई विभाग के पास हम लोग नहीं गए। तो छिड़काव वगैरह दवा का किए तो कोई सुनवाई हुआ कि नहीं? नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। इस बीमारी का हम लोग के पास कोई इलाज ही नहीं है। लॉकडाउन की मार झेलने के बाद अमरूद में एंथ्रेक्नोज बीमारी ने किसानों को बेहाल कर दिया है। पेड़ की टहनियों से फल तक पहुंचने वाली इस बीमारी ने हजारों की लागत के बाद अब कुछ कमाई की बारी थी, लेकिन पेड़ की टहनियों से फलों तक पहुंची बीमारी ने इस उम्मीद को भी तोड़ दिया है। साल में जो है 1 एकड़ में जो है 40 से 45 हज़ार रुपया लगता था। 1 लाख से 1.25 लाख रुपया आमदनी हो जाता था, लेकिन इस बीमारी के कारण अभी तक जो है 1 रुपया का आमदनी नहीं है। और ऊपर से छिड़काव जो है पड़ना कर गया, बहुत ज़्यादा छिड़काव करने के बावजूद भी ये जो है सक्सेस नहीं हो पाया। जो है 4 साल पुराना गाछ है सर। अच्छा, अभी कम से कम 3 साल और रहता गाछ सर, लेकिन बीमारी के कारण काट के हटाना पड़ रहा है। कृषि वैज्ञानिक भी इस बीमारी से फसल को बचाने के लिए कीटनाशक और बीमार पेड़ों को हटाने की ही हिदायत दे रहे हैं। ये जो रोग है बरसात के समय में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है और बरसाती फलों में प्रमुखता से पाया जाता है। ब्लैटॉक्स 50 है, उसकी 3 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल बना करके जो बगान है आपका उस बगान में छिड़काव करें और 10 से 15 दिनों के अंतराल पर 3 से 4 बार अगर आप इसको दोहराते हैं तो इस रोग का नियंत्रण हो सकता है। लॉकडाउन और कोरोना के बीच लगातार संकट झेल रहे किसानों के लिए अब ये बीमारी दोहरी मार साबित हो रही है। ऐसे में सरकार को इन किसानों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए ताकि इनके घरों में भी चूल्हा जलता रहे। बिहार के कटिहार से असदुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। अधिक उत्पादन के लिए उन्नत बीजों के नाम पर जहां किसान कंपनियों की मुनाफाखोरी से जूझ रहे हैं, तो वहीं एसपी के उमरिया जिले के एक गांव के किसानों के सामने ऐसी कोई समस्या नहीं है और इसकी वजह से यहां के किसान बीजों के मामले में बाजार पर निर्भर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मिट्टी के इन बर्तनों में कुटकी, रामतिल, गेहूं, उड़द, चना, अरहर, करहनी जैसे तमाम देसी बीजों की धरोहर जमा है। ये तस्वीरें विंध्य मैकल पर्वत श्रृंखला पर आबाद उमरिया जिले के आदिवासी गांव करौंदी में बने बीज बैंक की है। इस गांव के 42 किसानों ने इस बार इसी बीज बैंक से बीज लेकर 65 एकड़ से ज्यादा जमीन पर खेती की है। इस बीज के जरिए गरीबों को जो समय पर बीज उपलब्ध नहीं हो पाता था, अब वो यहाँ से उपलब्ध हो जाता है। इससे उनके खेती बाड़ी में कोई परेशानी नहीं जाता है। सभी ज़रूरतमंद किसानों को वहाँ से बीज मिलता है और फिर वो कुछ बढ़ा करके वापस कर देते हैं। इस तरीके से परंपरागत बीजों का संरक्षण का काम हो रहा है और जो ज़रूरतमंद किसान हैं उनको भी मदद मिल पा रही है। जितने भी परंपरागत बीज हैं जो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे थे, उनकी देसी किस्में हैं, उनके संरक्षण का काम किया जा रहा है। आदिवासी बहुल इस गांव के किसानों ने 2016-17 में सामुदायिक बीज बैंक की शुरुआत की। यहां धीरे धीरे देसी बीजों को जमा किया गया, फिर किसान इससे जुड़ते चले गए। यहां पर बीजों को पारंपरिक तरीके से सुरक्षित रखा जाता है। इससे हर सीजन में जिन किसानों के पास बीज नहीं होते हैं वो यहां से बीज उधार लेकर खेती करते हैं और जब फसल तैयार होती है तो कुल बीज में 1 पाव बढ़ाकर बीज बैंक को वापस लौटा देते हैं। अपने किसानों के पास में जब बीज नहीं रहता है तो समय पर ये बीज मान लीजिए हमको मिल जाता है तो हमारी खेती में कोई दिक्कत नहीं आती। एक अगर किलो है तो उसमें 1.25 किलो का हिसाब है, वापसी में 1 पाव और बढ़ा करके वो देते हैं। अब की अपेक्षा कहा जाए तो पुराने बीज है और बहुत पौष्टिक मात्रा में ये मतलब इसमें वो होता है, विटामिन होता है। ये जैसे हो गया कोदो, धान, ये पुराने बीजों में इतना पौष्टिक होता है कि कुपोषण से मुक्ति भी मिल सकता है। इस बीज बैंक में अब तक 300 किलो से ज्यादा देसी बीज जमा हो चुके हैं। इससे किसानों को न केवल बीज कंपनियों के जाल में उलझने और खेती को खर्चीला बनाने से बचाने में, बल्कि पोषक तत्वों से भरे देसी बीजों को सहेजने में मदद मिली है। माना जा रहा है कि देसी उड़द, तिल, रामतिल, मक्का, कुटकी, कोदो और अरहर जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ने से स्थानीय आबादी में खान पान में इनका इस्तेमाल बढ़ेगा
और इससे कुपोषण के चक्र को तोड़ने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश के उमरिया से अरुण कुमार त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट स्वराज एक्सप्रेस। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. छत्तीसगढ़ के गोठानों में अब हरे चारे की नई प्रजातियों को उगाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने CG बरबट्टी चारा वन और CG मक्का चारा वन को चुना है। इन दोनों प्रजातियों को रायपुर की इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने विकसित किया है। बरबट्टी वन का उत्पादन 234 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, जबकि CG मक्का चारा वन का उत्पादन 345 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। छत्तीसगढ़ राज्य बीज उप समिति ने इन दोनों किस्मों को सारे परीक्षणों के बाद पूरे प्रदेश के लिए जारी किया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि हरे चारे की ये दो नई किस्में नरवा गरवा घुरवा बारी योजना के लिए सार्थक साबित होंगी। चारा का उत्पादन अभी किया गया है, उसको न केवल गौठान में, हम किसानों को भी उसको समर्पित करेंगे। अभी नेपियर घास, ज्वार, मक्का जैसे जो चारा हो सकते हैं, हम लोगों ने गौठानों के लिए उसकी शुरुआत की है। लेकिन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का जो नया जो उनका अचीवमेंट है, उसको निश्चित रूप से हम लोग लागू करेंगे। मध्य प्रदेश के किसान देश में सबसे ज्यादा सोयाबीन पैदा करते हैं। इसमें लगने वाले येलो मोज़ेक रोग मुनाफे के घाटे में बदल देता है, लेकिन सोयाबीन की एक नई किस्म किसानों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। मध्य प्रदेश में मुरैना के खेतों में उगी ये सोयाबीन की नई किस्म है। इसे आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र ने विकसित किया है। सोयाबीन की RVSM 2011-35 नाम की ये नई किस्म किसानों को कम लागत में ज्यादा मुनाफा दे रही है। सोयाबीन 40 बीघा जमीन हम पे 10 बीघा सोयाबीन लगाया है और अन्य फसल भी किए हैं। इसका फायदा अधिक है और फसलों के पीछे। ये 1 बीघे में 7 कुंटल हो जाता है, 4000 किस्म में जाता है, 4000 रुपये से 28,000 रुपये का हो जाता है। उनमें खर्चा अधिक है, पैदावार कम है। इनमें खर्चा कम है, पैदावार अधिक है। 5 किलो जो है कृषि फार्म से सोयाबीन दिया, उसको जो है टेस्टिंग के तौर पर, जिससे उपजाऊ अच्छी पैदावार हो, उसका जो है हमने 10 बिस्वा में डाला है। उसका अंकुरण अच्छा हुआ है, पैदावार की उम्मीद भी अच्छी है कि उसमें अच्छी पैदावार होगी और उसको खेती को धंधा बनाने के लिए हमने उसको आगे और बढ़ाएंगे। उसके लिए जो है बीज को टेस्टिंग के रूप में हमने डाला है। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र लगभग 4 साल से इन नई किस्म को विकसित करने में जुटा है। इसके आधार पर दूसरी किस्म के मुकाबले इसका उत्पादन 25% ज्यादा है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें किसानों को घाटा देने वाला येलो मोज़ेक रोग नहीं लगता है। इसके अलावा दाने पकने के बाद इसकी फलियां चटकती भी नहीं हैं। वहीं 4 से 6 इंच की ऊपर शाखाएं निकलने की वजह से इनकी मशीनों से कटाई भी की जा सकती है। एक RVSM 2011-35 एक प्रजाति है जिसको निजात किया गया है। यह प्रजाति किसान भाइयों के लिए बहुत ही एक वरदान साबित होगी सोयाबीन फसल के रूप में, क्योंकि अभी कोई नई किस्म किसान भाइयों के लिए उपलब्ध नहीं है। इस किस्म में खास बात यह है कि इस किस्म में येलो मोज़ेक वायरस एक विषाणु एक रोग होता है, वह नहीं आता है। दूसरा, यह किस्म जो वर्तमान में प्रचलित सोयाबीन की प्रजातियां हैं, उनसे करीब लगभग 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर अधिक उपज देने की यह क्षमता रखती है। ये परिणाम अखिल भारतीय सोयाबीन अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत जो प्रयोग पिछले 3 वर्ष में किए गए हैं, उनके आधार पर मैं आपको यह बता रहा हूँ। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में पहले पायदान पर है। ऐसे में कम लागत में ज्यादा उत्पादन देने वाली ये नई किस्म सोयाबीन किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मध्य प्रदेश के मुरैना से शमशेर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट
स्वराज एक्सप्रेस। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश के सभी शहरों में इंदिरा रसोई शुरू करने का फैसला किया है। कोई भूखा ना सोए संकल्प के साथ इस योजना को 20 अगस्त से शुरू किया जाएगा। इसके तहत सभी नगरीय क्षेत्रों में लोगों को महज 8 रुपए में शुद्ध पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। सभी 213 नगरीय निकायों में 358 इंदिरा रसोई चलाने पर हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च आने और इससे लगभग 5 करोड़ लोगों को फायदा मिलने का अनुमान है। इसके तहत मिलने वाली थाली में 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 4 चपाती और अचार रहेगा। लॉकडाउन में काम धंधे बंद होने से लाखों की तादाद में मजदूर शहरों को छोड़कर गांव लौट आए। अब अनलॉक के दौरान कारखाने फिर से खुलने लगे हैं, लेकिन क्या यहां हालात पहले की तरह सामान्य हो पाए हैं? ये रिपोर्ट देखिए। रोहित खंडकले बीटेक तो वहीं शुभम बीएससी एग्री की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल पढ़ाई बंद है और वे परिवार के कारोबार में हाथ बटा रहे हैं। कोरोना की वजह से कॉलेज वगैरह बंद है, तो इसलिए घर के लघु उद्योग में हम हाथ बटाने का काम कर रहे हैं। सरकार ने जो भी निर्देश दिए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना, हैंड ग्लोव्स, सैनिटाइजर्स और जो कुछ भी यानी ज़्यादा क्राउडेड एरिया में जाना नहीं, तो वो हम सब फॉलो कर रहे हैं। मगर कोरोना के वजह से वो सब अपने अपने घरों को चल गए। इसके वजह से अब हमारे को ये कारखाना के काम सब हम खुद ही कर रहे हैं। तो हम अभी से हम जॉइंट फैमिली, इसके वजह से 7-8 बच्चे तो हमारे घर के थे। मेरा बीएससी एग्री कंप्लीट होने वाला है, ये साल बीएससी एग्री कंप्लीट होया मेरा। महाराष्ट्र में औरंगाबाद से 20 किलोमीटर दूर दौलताबाद में रोहित का परिवार तेल का कारोबार करता है, लेकिन लॉकडाउन में कारखाना बंद हुआ तो सभी मजदूर घर चले गए। अब अनलॉक में तेल कारखाना तो खुल गया, लेकिन मजदूर नदारद हैं। वे कोरोना के बढ़ते मामलों के डर से काम पर वापस नहीं लौटे हैं। ऐसे में परिवार के सदस्य ही मिलकर कारखाने को चला रहे हैं। हमारे कारखाने में 12 से 13 लोग हम कारखाने में काम कर रहे थे, मगर ये लॉकडाउन में सब हमारे कामगार कर्मचारी लोग सब अपने अपने गांव में चले गए। फिर हमारे ये जॉइंट फैमिली है, हमारे जॉइंट फैमिली में 20-22 लोग हैं। तो हमारे फैमिली वालों ने सबने सोचा ऐसा कि अपना कारखाना चलाने के लिए हम ही सब कारखाने में काम करेंगे और अपने प्रशासन ने जो नियम दिए हैं उसको पालन करके हम हमारा कारखाना चला रहे हैं। तो इसमें हमारे बच्चों लोगों को भी स्कूल में कॉलेज को छुट्टी है, इसलिए सभी बच्चों लोग सुधा हमारे से जुड़े हुए हैं। संयुक्त परिवार होने की वजह से ये लोग अपना कारखाना चला पा रहे हैं, लेकिन उद्योगों पर मजदूरों के पलायन का बुरा असर पड़ा है। आंकड़े बताते हैं कि अकेले ट्रेनों से ही 24 जून तक 50 लाख मजदूरों ने अपने घरों को वापसी की है। इसके अलावा पैदल और दूसरे साधनों से शहर छोड़कर गांव लौटने वालों की संख्या भी लाखों में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से इसरार चिश्ती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने तमाम उद्योग धंधों को चौपट करके रख दिया। मूर्ति उद्योग भी इससे अछूता नहीं है। ओडिशा के भुवनेश्वर में जहां इस वक्त पर मूर्तियां बनाने का काम तेजी से चलता था, अब वहां सुस्ती देखी जा रही है। मूर्तियों का कारोबार करने वालों को खरीदार नहीं मिल रहे। ऐसे में मूर्तिकार गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों के लिए मूर्ति तो बना रहे हैं, लेकिन उन्हें खरीदार मिल पाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। पूरे देश में धूमधाम से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी तो कुछ जगहों पर छात्राओं ने इसे बेहद अलग अंदाज में मनाया और इसके लिए लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। भाई बहन के प्यार का त्योहार यानी रक्षाबंधन। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर रक्षा के संकल्प को याद दिलाया। लेकिन यूपी के मुरादाबाद में छात्राओं ने इस बार रक्षाबंधन को कुछ अलग ही अंदाज में मनाया। यहाँ छात्राओं ने पेड़ों को राखी बांधकर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। हमने अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले उठकर ये डिसाइड किया कि हम यहाँ पेड़ों को राखी बांधेंगे, जिससे कि समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा एनवायरनमेंट को लेकर के कि अगर हम पेड़ों को सेव रखेंगे तो उनसे हमें क्या क्या बेनिफिट है। पेड़ों पे राखी बांधकर ये प्रूफ किया है कि ये हमारी रक्षा तो करते ही हैं, हमने इन पे रक्षा धागा बांधकर ये कहना चाहा कि हम भी इनकी रक्षा करें,
क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के साथ पेड़ों का कटाव जारी है। वहीं कानपुर में भी छात्राओं और महिलाओं ने पेड़ों को राखी बांधकर पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दिया। यहाँ लोगों ने जोशो खरोश के साथ इसमें हिस्सा लिया। जिस प्रकार से हम अपने भाइयों को राखी बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं कि वो हमारी रक्षा करेंगे, तो हम लोग भी आज ये पर्व अपने कॉलेज महाविद्यालय में इसीलिए मना रहे हैं कि हम पेड़ों पे राखी बांधे। जिस प्रकार से हमारे भाई लोग हमारी रक्षा करते हैं, उस तरह से ये पेड़ भी हम लोग की भी रक्षा करने का प्रयास करें और हम लोग की हमारे वातावरण को भी संतुलित रखने का प्रयास करते हैं। आज हम लोगों ने पेड़ों को राखी बांधी है। पहले हम लोगों ने अपने भाई को राखी बांधी और पेड़, जिस तरह भाई हमारी रक्षा करते हैं उस तरह पेड़ भी हमारी रक्षा करते हैं। इस वजह से हम लोगों ने पेड़ों को भी राखी बांधी है। कुछ इसी तरह के संदेश के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी पौधों को राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया। साफ सुथरी हवा के लिए पेड़ों का होना जरूरी है और पेड़ों के लिए जरूरी है कि उन्हें लगाया और बचाया जाए। रक्षाबंधन इस त्योहार पर पेड़ों को बचाने के इस संदेश को अगर सभी समझ लें तो पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों का हल निकाला जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर को विस्तार से www.newsplatform.in पर पढ़ सकते हैं। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।